औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस ये है कि रिस्पायरेशन इज द डिग्रेडेटिव प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन जनरलाइज डिफरेंस आप लोगों को याद है कि देखिए मैं इस तरह समराइज रिएक्शन लिखता हूँ, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो गया ना, एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन। फूड आइटम ब्रेक डाउन हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया along with water, metabolic water which are produced in the respiration and photosynthesis is known as what metabolic water। क्वेश्चन ये है, दोनों का डिफरेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस अकर बोथ डे एंड नाइट, सॉरी रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, रिस्पायरेशन अकर बोथ डे एंड नाइट, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे के टाइम होता है। सेकंड, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शन है। इसमें फूड आइटम ब्रेक डाउन होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड आइटम बनता है। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट को। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, रिस्पायरेशन अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल। समझा गया? लेकिन इनमें से समराइज रिएक्शन है, कभी इस तरह नहीं होता। टाइप्स रिस्पायरेशन के दो मेन टाइप्स है, वन इज द एरोबिक एंड द सेकंड वन इज एनएरोबिक। एरोबिक कंप्लीट ब्रेकडाउन है, a complete breakdown of food in the presence of oxygen to produce so much energy is known as aerobic, and the incomplete breakdown of food in the absence of oxygen is known as what? Anaerobic respiration। तो ये aerobic है और नीचे anaerobic respiration है। Clear? Okay, now we come to another thing which is the इसके डिटेल हमने डिस्कस करना है कि एरोबिक कितने स्टेप में होता है। एरोबिक respiration will be completed in the following step: glycolysis, Krebs cycle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Krebs साइकिल से पहले लिंक रिएक्शन, Krebs साइकिल, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एरोबिक प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन दीज फोर मेन रिएक्शन: ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, Krebs साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, लेकिन एनारोबिक में इतना स्टेप नहीं है। एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब यह है कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन प्रोसेस बोथ इन एरोबिक एंड एनारोबिक। बाकी एनारोबिक में लिंक रिएक्शन या Krebs साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये चीजें नहीं है। ऑल वीडियो शुड बी डाउन अपलोडेड, तो आप लोगों को सारे वीडियो जो है अपलोड हो गया है। पीछे जो मैंने जितना काम किया है चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक वो हो गया है। बस स्टूडेंट मुझे कंप्लेंट करते सर चैप्टर नंबर 13 का नहीं हुआ, लेकिन मैंने अभी पूछ लिया, वो कह रहे कि चैप्टर नंबर 13 तक सारे जो है हमने अपलोड किया है। चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और पीछे जो 1, 2, 3 वो भी किया है। 1, 2 किसी और टीचर ने पढ़ाया, मैंने चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है। और ये बार बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि मैंने रिपीटर स्टूडेंट्स की वजह से चैप्टर 8 से स्टार्ट किया था, क्योंकि उन लोगों को चैप्टर 7 तक मैंने किया था। अब जो फ्रेश स्टूडेंट है वो चैप्टर 8 से 13 तक तो उसने ऑनलाइन लेक्चर्स में वो चैप्टर देखे हैं, अब वो स्टार्ट से ये लेक्चर देखें। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है जनाब ये याद रख ले, ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? अकर एंड डैश साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है, क्योंकि इसके लिए एंजाइम साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पोर्शन साइटोसोल में। ग्लाइकोलाइसिस को आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे। ये 3 केमिस्ट जर्मन, एमडन, EMBDEN, एमडन, मायरहोफ एंड परनास। एमडन से ई लिया है, मायरहोफ से एम और परनास से पी, EMP पाथवे। अब ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ऑक्सीजन है या नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस होगा। और ये 2 मेन फेजेस में कंप्लीट होता है। एक का नाम है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा जो है ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें भी 5 रिएक्शन स्टेप है, इसमें भी 5 रिएक्शन स्टेप है। तो एज ए होल द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन हाउ मेनी रिएक्शन स्टेप? 10, 8, 11, 12, 10 रिएक्शन स्टेप इन हाउ मेनी फेजेस? 2, प्रिपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में अलग 5 रिएक्शन स्टेप है, ऑक्सीडेटिव में अलग 5 रिएक्शन स्टेप है, टोटल मिला के 10 रिएक्शन स्टेप हो गए। क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू द प्रोसेस
ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 120 है कि 30 है? नालायको 6 कार्बन है ग्लूकोज में। तो जब 6 कार्बन है ग्लूकोज में, तो जनाब अब हम स्टार्ट लेते हैं प्रिपरेटरी फेज। माय डियर स्टूडेंट्स, दुआ कर ले, जुकाम लग गया है, बहुत खतरनाक जुकाम लग गया है, जिस्म में दर्द है, नाक बह रहा है, इस तरफ टांगों में दर्द है, खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह करे कह रहा ठीक हो जाओ, पता नहीं कोरोना है कि क्या है, सारे लोग डरे हुए हैं। तो जुकाम तो इस तरह है कि एज यूजुअल जिस तरह जुकाम मुझे होता है सेम उसी तरह जुकाम है, लेकिन बंदा डरता है कि पता नहीं कुछ, अल्लाह खैर करे। चलो टेंशन में है। तो ग्लूकोज प्रिपरेटरी फेज, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। इट विल बी ब्रेक डाउन, ये रिएक्शन स्टेप को शो करता है। ये जब मैं लिखूंगा ये किस चीज को शो करेगा? ये रिएक्शन स्टेप को शो करता है। इस रिएक्शन स्टेप में एटीपी इस्तेमाल होगा, एक फास्फेट ये लेगा, जब फास्फेट ये लेगा तो ये एडीपी में कन्वर्ट होगा। कौन लेगा ये एक फास्फेट एटीपी से? ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या चीज बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्यों इसको 6 फास्फेट कहते हैं? सपोज कार्बन 1 इस तरह 2 आखिर में कार्बन 6, तो कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट अटैच होती है, इस वजह से 6 फास्फेट में शो करता है। टू शो द पोजीशन ऑफ फास्फेट इज 6। अब रिएक्शन, और ये भी याद रख ले, हर एक रिएक्शन स्टेप को अलग अपना अपने एंजाइम कैटलाइज करते हैं। नो नीड इन एफएसी लेवल टू मेमोराइज टू लर्न द एंजाइम। ग्लूकोज 6 फास्फेट विल बी आइसोमराइज्ड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? इसमें भी दूसरा एटीपी इस्तेमाल होगा। एक फास्फेट ये लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। क्या चीज बनेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बाई या बिस फास्फेट। जेंटलमैन ये बात याद रख ले, 6 कार्बन फ्रक्टोज में भी है, 6 कार्बन इसमें भी है, लेकिन पहले एक कार्बन 2 कार्बन 3 इस तरह कार्बन 6 है। तो कार्बन नंबर 6 पे एक फास्फेट था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या बन गया? फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। किस बात में मैं बता रहा हूं प्रिपरेटरी फेज का। अब रिएक्शन स्टेप नंबर 4, व्हाट हैपेंड इन द रिएक्शन स्टेप नंबर 4? रिएक्शन स्टेप नंबर 4 में मैं एक एरो इस तरफ ले जाता हूं, एक एरो मैंने थोड़ा ऊपर ले आया इस तरह। आप कहेंगे सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप इधर ये एरो को सही जगह पे क्यों नहीं ये एरो लगाते कि आप इस एरो को थोड़ा टीढ़ा करके ऊपर ले गए? इस वजह से माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा व्हील का चक्कर है। किसका चक्कर है? व्हील का चक्कर है। ये बनेगा 3p-गेल 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कितने कार्बन है? नजरम कार गई, ये 6 कार्बन है। जब 6 कार्बन है और ये ब्रेक डाउन होगा तो 2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये 3 में क्यों लगा रहा हूं? थर्ड नंबर कार्बन पे फास्फेट अटैच है, बाकी ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है। दूसरा 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या बनेगा? डीएपी, डाइहाइड्रक्स एसीटोन 3 फास्फेट। ये भी है, ये 3 कार्बन शुगर है लेकिन कीटोनिक फॉर्म में है और वो अल्डिहाइड फॉर्म में है। फिर रिएक्शन स्टेप नंबर 5 पे ये फौरन कन्वर्ट होगा इनटू 3p-गेल। तो इस वजह से ये एरो मैंने टीढ़ा एरो क्रॉस लगाया था। हाउ मेनी स्टेप, हाउ मेनी रिएक्शन स्टेप अगर इन द प्रिपरेटरी फेज? 4 5 6 7 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने रिएक्शन स्टेप हैं? 5। अब इस प्रिपरेटरी फेज के एमसीक्यू जरा सुन ले, फिर आगे मैं जा रहा हूं ऑक्सीडेटिव फेज में। हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन द प्रिपरेटरी फेज? नजर आ रहे? एक इधर इस्तेमाल हो गया ना, एक इधर इस्तेमाल हो गया। हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन द प्रिपरेटरी फेज? 1 2 3 4। व्हिच वन इज बेस्ट ऑप्शन? 2। एक ये और एक ये। फिर अनदर क्वेश्चन, ATP molecule in the preparatory phase of glycolysis are used at which one step? Step 1 and 3, 1 and 4, 1 and 2, 1 and 5, 2 and 5, 3 and 2. Best option 1 and 3. Step 1 और step 3 पे इस्तेमाल होगा। Which one is break down to produce 3p-गेल and DAP? यानी कौन सा चीज जब ब्रेक डाउन होगा, आपको ये नहीं लिखा होगा कि ये प्रिपरेटरी में एक्सीडेंट है। नो, जनरलाइज क्वेश्चन। Which one is break down to produce 3p-गेल and DAP? Option A, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, glucose। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? fructose 1,6 biphosphate। These are the question, MCQs। अब इसके बाद हमारे साथ आता है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज इधर से शुरू होता है, इधर से, इधर से। अब देखें, ये 3p-गेल जो है ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लेगा,
दोनों साइड पे सेम प्रोसेस है। साइटोप्लाज्म से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लेगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD तैयार खड़ा है, बुका है, NADH2, इट विल बी द प्रोडक्ट। इधर भी प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा माय डियर? NAD। NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? NADH2। ये कौन सा रिएक्शन स्टेप हो गया? रिएक्शन स्टेप नंबर 6। दोनों साइड पे सेम रिएक्शन स्टेप जा रहे हैं। इट विल बी द सेम प्रोसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल दो है, पीगेल और पीगेल। अब मॉलिक्यूल का क्या नाम बनेगा? 13-BPG। थोड़ा एरो करें, 13-BPG। अलग है BPG से तो भाई। व्हाट इज BPG? कार्बन 1, कार्बन 2, 3, कार्बन नंबर 3 एक फास्फेट और एक कार्बन नंबर 1 फिर। इसको मैं क्या लिखा हूं? 13-BPG, 13-बाइफास्फोग्लाइसिरेट, 13-बाइफास्फोग्लाइसिरेट या ग्लाइसरिक एसिड। अब रिएक्शन स्टेप नंबर 7 होगा। रिएक्शन स्टेप नंबर 7 पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सेम प्रोसेस ऑन बोथ साइड। एक फास्फेट निकलेगा कार्बन नंबर 1 से, उड़ेगा। कौन पकड़ेगा? ADP इसको पकड़ेगा अपने बगल में और इसको कहे कि तुम खफा ना हो, ATP बनाएगा। इधर भी फास्फेट निकलेगा, ADP तैयार खड़ा है, इसको चूमेगा और क्या चीज बनेगा? ATP। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस? स्टेप नंबर 7, 2। मॉलिक्यूल क्या बनेगा? पहले 13 था, अब 13 नहीं है। अब मैं बाई भी नहीं लिखा, बी का मतलब है बाई। अब मैं लिखता हूं 3PG, 3-फास्फोग्लाइसरेट, 3PG। बस 2 स्टेप बाकी, अब बात खत्म। फिर ऑक्सीडेटिव के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव के कौन से MCQs है। प्रोडक्ट बताऊंगा आप लोगों को क्या चक्कर है, कौन सा चक्कर है। तो सुन ले माय डियर स्टूडेंट्स, 3PG, 3-फास्फोग्लाइसरेट, मॉलिक्यूल एक है लेकिन 3rd नंबर पे फास्फेट अटैच है। 3PG, 3-फास्फोग्लाइसरेट। सिर्फ स्टेप नंबर 8 पे एक प्रोसेस होगा कि ये 2PG में कन्वर्ट होगा। एंजाइम के जरिए कार्बन नंबर 3 से शिफ्ट होगा किस चीज में? कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट होगा। फास्फेट किधर शिफ्ट होगा? कार्बन नंबर 2 पे। क्या बनेगा? 2-फास्फोग्लाइसरेट, 2-फास्फोग्लाइसरेट। नाउ रिएक्शन स्टेप नंबर 9। रिएक्शन स्टेप नंबर 9 पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बोथ साइड से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, द नेम विल बी फॉस्फिनोल, फॉस्फिनोल पायरुवेट। MCQs बता रहा हूं बाद में। सेम चीज इधर भी बनेगा, फॉस्फिनोल पायरुवेट। इसका मतलब है एरो का एडेटेशन का सेम थिंग बनेगा, सेम मॉलिक्यूल। द लास्ट वन, रिएक्शन स्टेप नंबर 9 है। रिएक्शन स्टेप नंबर 10 पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इधर होगा फास्फेट निकलेगा, आखिरी फास्फेट, ADP इसको चुनेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपने साथ बगल में लेगा। ADP से क्या बनेगा? ATP बनेगा। सेम प्रोसेस अकर ऑन दिस साइड, फास्फेट निकलेगा, ADP एक्सेप्ट करेगा, क्या चीज बनाएगा? ATP। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस एट स्टेप नंबर 10? 2। मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? PYRUVIC, पायरुविक एसिड। हाउ मेनी कार्बन? 3। पायरुविक एसिड, हाउ मेनी कार्बन? 3। द प्रोसेस कंप्लीटेड। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑक्सीडेटिव फेज यहां से शुरू है, स्टेप नंबर 6 से। क्वेश्चन ये है, एक तो इस तरह क्वेश्चन, मैंने तो अभी तक खैर पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं देखा कि रिएक्शन स्टेप से भी क्वेश्चन है, लेकिन आ भी सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं दे सकते। ये स्केच आप लोगों के बुक में है। क्वेश्चन, which of the following when take 1 phosphate and release proton to convert into 13-BPG? MCQ मैंने क्या कहा? Which of the following take 1 phosphate from the cytoplasm and release proton to convert into 13-BPG? ये क्वेश्चन आप लोगों के ख्याल में कहीं मेरे ख्याल में नहीं आया होगा। ये आप लोगों के सामने चार्ट है और इसको देखते हुए MCQs बनाए। Which of the following when take phosphate from the cytoplasm and release proton so convert into 13-BPG? ऑप्शन को देख ले। DAP, ऑप्शन बी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ऑप्शन सी 3-pGal। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 3-pGal। यानी 3-pGal ने जब एक फॉस्फेट लिया और प्रोटॉन रिलीज किया तो इसे क्या चीज बन गया? 13-BPG। इज इट क्लियर? ओके, अनदर क्वेश्चन। ये तो खैर आसान क्वेश्चन बता रहा हूं। When 13-BPG release 1 phosphate, so it is converted into dash. When 13-BPG release 1 phosphate, so it is converted to 3-PG, 2-PG. इस तरह क्वेश्चन तो क्या है? 3-PG. Yeah. How many NADH2 are produced in the oxidative phase? 2, 3, 4, 5. 2. एक ये।
The two NADH2 which are produced in the oxidative phase are produced at, the two NADH2 which are produced in the oxidative phase are produced at reaction step number 7, number 8, number 9, number 10, number 6. Best option will be 6. This is the possible MCQs. एक और चीज याद रख ले, Posphenol pyruvate are produced. Posphenol pyruvate are produced when water molecule is released from dash. Posphenol pyruvate is produced when water molecule is released from dash. Best option 2PG, 3PG, 2PG, 1PG, 3PG, 3PGL, DAP. मुख्तलिफ ऑप्शन कि मतलब पास्फेनोल पायरुवेट जब प्रोड्यूस होता है तो कौन सी चीज से वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसके बाद पास्फेनोल पायरुवेट होता है, तो वो 2PG से जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो। एमसीक्यूज को देखा पूछ लो, दिस इज द मेथड। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट्स जो हैं, हाउ मेनी एटीपी, नेट एटीपी की बात कर ले। नेट आपके जेब में 4 करोड़ रुपए है, 4 करोड़। हजारों हजारों से काम नहीं चलता, करोड़ों की बातें कर ले, लाखों की भी नहीं। जेब में 4 करोड़ रुपए है, 4 करोड़ से 2 करोड़ खर्च हो गए। पीछे कितने बच गए? 1 4 तो खर्च हो गए, तो जो खर्च हो गए वो माइनस करें ना, तो 2 करोड़ रखे ना। बनता है टोल कितने एटीपी? 4। 2 स्टेप नंबर 10 पे है और 2 स्टेप नंबर 7 पे है, लेकिन स्टार्ट में कितने एटीपी खर्च हो गए? 2। तो 4 - 2, तो नेट एटीपी इज इक्वल टू 2। पायरुविक एसिड डायरेक्ट लिख ले 2। NADH2 इसमें तो नेट नहीं है क्योंकि स्टार्ट में यूज नहीं होता, NADH2 भी 2 है। ये प्रोडक्ट जहन में याद रखें, लेकिन MCQ इसका ये है जनाब माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लो, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन द ग्लाइकोलाइसिस इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। मैंने नेट नहीं लिखा, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, तो स्टूडेंट मिसगाइड होता है, मिसगाइडेड ये होता है। वो कहते हैं सर वो तो मांग रहे कि द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका मतलब है कि हम चारों लिख ले। चारों न लिख ले, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस आप लोग 2 ले ले, 2। और अगर लिखा है द नेट एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, प्लीज भी आंसर 2 है। 4 आप लोग कब लिखेंगे? 4 वाला ऑप्शन कि 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ग्रास एटीपी आपके जहन को झंझोड़ा है, आपसे पूछा है द ग्रास एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, द टोटल एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, आपसे मांग रहा है कि बताएं द टोटल एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, द ग्रास एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस इज हाउ मच? तो फिर आंसर क्या होगा? 4। 2 स्टेप नंबर 7, 2 स्टेप नंबर 10, क्योंकि उसने मांगा है ग्रास टोटल एटीपी 4। लेकिन अगर आंसर, इसका तो आंसर 4 है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस या नेट एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस या नेट एटीपी प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोलाइसिस, द आंसर विल बी 2। हाउ मेनी NADH2? 2। हाउ मेनी पायरुविक एसिड? 2। अब जरा सुकून से ये बात सुन ले, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा कितने एटीपी देगा? 4 करोड़ देगा? 4 करोड़ नहीं दे सकता, करोड़ों की बातें छोड़ लेगा, वापस आ जाए। 1 ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेगा इन कंप्लीट ब्रेकडाउन एरोबिकली? 36 एटीपी, 36 एटीपी। अभी तो हमारे साथ नेट एटीपी सिर्फ 2 आए हैं, जस्ट 2 एटीपी। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 34 एटीपी? फिर इसका मतलब यह है कि एक तो ये NADH2 नहीं है, ये 2 मार्कर NADH2 है, ये एक NADH2 है, ये दूसरा। दिस लेक्चर रूम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहां पे हो गया? बाहर लान में हो गया। वो लान जो है बाहर जो बरमदा है लान है, वो हमारा साइटोप्लाज्म में कंसीडर कर ले। जब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म से एंटर होता है, जब ये दोनों NADH2 साइटोप्लाज्म से एंटर होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमिएबल है, तो इस एक NADH2 से 3 एटीपी बन सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन जब ये अंदर आएगा, अंदर आने में इससे 1 एटीपी का बराबर एनर्जी खर्च होगा, तो फिर इससे कितने एटीपी बनेंगे? फिर इससे माय डियर बनेंगे जस्ट 2 एटीपी। तो एक NADH2 से 2 एटीपी बनेंगे, दूसरे से भी 2 बनेंगे बाद में, जब ये एंटर हो गए माइटोकॉन्ड्रियल को, क्रिस्टे को, उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 से 2 एटीपी, दूसरे से भी 2, तो 4 एटीपी होंगे, और 2 तो डायरेक्ट एटीपी है, 6 हो गए। रिमेनिंग 30 एटीपी कहां से आएंगे? पायरुविक एसिड। इस 2 पायरुविक एसिड में हर एक पायरुविक एसिड से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ 1 पायरुविक एसिड? 1 पायरुविक एसिड से 15 एटीपी, दूसरे से भी 15 एटीपी, तो टोटल 30 एटीपी इन दोनों से प्रोड्यूस होंगे। समझ आ रहे? क्वेश्चन, how many ATP are producing glycolysis? 2. Net ATP producing glycolysis? 2. How many NADH2 are producing glycolysis? 2. How many pyruvic acid producing glycolysis? 2. ये pyruvic acid साइटोप्लाज्म में है, glycolysis साइटोप्लाज्म में होगी। अब ये pyruvic acid साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो सकता है? Can not break down further in the cytoplasm। किधर जाएगा?
माइटोकॉन्ड्रिया को एंटर होगा 1 by 1 और उधर प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर एरोबिक प्रोसेस है तो अब ये साइटोप्लाज्म में आगे प्रोसेस होगा। दिस इज ए होल रिएक्शन। स्टेप आप लोगों के साथ आगे है। अब मैं आगे जा रहा हूं, आप लोगों को मैं मेंशन करता हूं लिंक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड। बाज लोग गलत होते हैं, वो कहते हैं कि लिंक रिएक्शन अगर इन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों से कहा ना कि अल्लाह खैर करे, बहुत खतरनाक जुकाम है, दुआएं कर ले। लिंक रिएक्शन occur in matrix. Occur in the matrix of mitochondria. Occur in the matrix of mitochondria. इसमें क्या होता है? शॉर्टकट में पायरोइक एसिड है। पायरोइक एसिड 1 by 1 एक enter to matrix of mito and convert it to acetyl coenzyme, और ये फिर प्रोसेस इन क्रेब्स साइकिल। पायरोइक एसिड किन प्रोसेस डायरेक्टली इन द क्रेब्स साइकिल। पायरोइक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटो के एंटर होंगे, कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम। पायरोइक एसिड का फार्मूला ये है C3COCOOH और यू कैन से C3H4O3। दिस एंड दिस इज द सेम थिंग, दिस एंड दिस विल बी द सेम थिंग। यू कैन राइट C3 C डबल बॉन्ड O वैलेंस सैटिस्फैक्शन, C डबल OH लिख ले, C डबल बॉन्ड O OH, फिर इधर लिख ले एसिटाइल कोएंजाइम ASH। SH जो है that is the sulfhydryl group। Sulfhydryl group, it is the active component of coenzyme A। Active component of coenzyme A। Now what happened? ये पायरोइक एसिड है। पायरोइक एसिड का ये कार्बन in the form of कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो ऑक्सीजन और कार्बन किधर जाएंगे? उड़ जाएंगे, खारिज होगा। ये प्रोटॉन और SH का प्रोटॉन कौन लेगा? NAD। NAD रिड्यूस होकर किस फॉर्म में? NADH2। रिजल्ट में क्या चीज मिलेगा? C3C डबल बॉन्ड O रह गया ना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल है, एसिटाइल ग्रुप रह गया। अब इसके साथ ये S अटैच होगा और दल तलक एसिटाइल निश्तखा, ये कोएंजाइम ASH है। पायरोइक एसिड जो है इसको कैटालाइज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ASH। SH इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। अब ये एसिटाइल रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ये प्रोटॉन और SH का प्रोटॉन NAD ने लिया, फिर इस कोएंजाइम A अटैच हो गया। अब इसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। कितने कार्बन है? 2। मैंने ऊपर क्या लिखा है? Pyruvic acid 1 by 1 entered the matrix of mitochondria and converted to acetyl coenzyme, and then the acetyl coenzyme process in Krebs cycle. Question: pyruvic acid number में कितने हैं? 2. How many times the link reaction occur? 2 times. क्यों? एक बार एक pyruvic acid convert हो गया acetyl coenzyme में, दूसरे बार दूसरा pyruvic acid convert हो गया into acetyl coenzyme में। ये Krebs cycle नहीं है, ये link reaction है। Why it is link reaction? Link the process of glycolysis and Krebs cycle. अब इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट देख ले। NADH2 कितने हैं? मैं एक लिख सकता हूं एक, लेकिन मेरे प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन अगर मैं लिख लो, फिर आप लोगों ने इस तरह लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। तो एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2, दूसरा एसिटाइल जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक NADH2, तो टोटल इज 2 एसिटाइल कोएंजाइम ना। प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन ये तो हेडिंग है, फिर नीचे में लिखता हूं NADH2 कितने हैं, मैं 2 लिख रहा हूं। आप कहेंगे सर ये तो एक है यार, ये एक लिंक रिएक्शन है, दूसरा पायरुविक एसिड भी कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगा, उसमें भी एक NADH2 आएगा। एसिटाइल कोएंजाइम कितने हैं? एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 है। नाउ लिंक रिएक्शन के बाद अब क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा। इसके बाद अब क्रेब्स साइकिल मतलब
हर एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम और फिर वही एसिटाइल कोएंजाइम है कि वो क्रिप्स साइकिल में प्रोसेस होगा। पायरुविक एसिड कैन नॉट प्रोसेस इन द क्रिप्स साइकिल डायरेक्टली। अब एसिटाइल कोएंजाइम इज रेडी टू प्रोसेस इन द क्रिप्स साइकिल। अब हम आते हैं क्रिप्स साइकिल की तरफ। किसकी तरफ? क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स साइकिल के 2-3 नाम और भी हैं। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसके लिए के साइकिल क्यों कहते हैं? क्रिप्स साइकिल। हेंस ए क्रिब साइंटिस्ट के नाम जिसने इस रिलेशन को स्टडी किया। ये कहां पे होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसमें होता है क्या? इसमें एसिटाइल कोएंजाइम प्रोसेस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम कितने हैं नंबर में? 2। क्यों एसिटाइल कोएंजाइम नंबर में 2 है? यार पायरुविक एसिड नंबर में 2 है तो सबसे पहले एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज हाउ मच? 2। जिस तरह लिंक रिएक्शन 2 दफा होता है, इसी तरह क्रिप्स साइकिल भी 2 दफा होता है। क्यों? एसिटाइल कोएंजाइम आर 2। स्केच में ड्रा करता हूं, स्केच की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बात स्टूडेंट मांग रहे। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल हैं प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें 2 कार्बन है। ये रिएक्शन स्टेप नंबर 1 है। स्टार्ट यहां से लिया इस रिएक्शन ने। क्रिप्स साइकिल ने स्टार्ट कहां से लिया? और जो स्टूडेंट खबर से देख ले, स्टार्ट कहां से लिया? स्टार्ट इधर मैंने लिख लिया स्टार्ट। स्टार्ट कहां से लिया? चाइना से। यहां से स्टार्ट किया। क्वेश्चन, आप लोगों को कोई एमसीक्यूज नजर नहीं आ रहा? अगर एमसीक्यूज नजर नहीं आ रहा इसका मतलब है आप लोगों का नजर काम नहीं करता, आंधे हैं बिल्कुल। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजऊन। याद रख ले, the acceptor molecule in the matrix of mitochondria for acetyl coenzyme is the acceptor molecule of acetyl coenzyme is शॉर्टकट, इतना लंबा चौड़ा ना करें। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इधर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल लेगा, इस एरो का मतलब है लेना और इस एरो का मतलब खारिज करना। क्या चीज खारिज करेगा? कोएंजाइम। कोएंजाइम ए खारिज हो गया और वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसका नाम क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन। फिर दोबारा इसने वाटर मॉलिक्यूल खारिज किया एंजाइम के जरिए। सिस, बुक में ये स्टेप नहीं दिया लेकिन ये है इक्विनिटेट। किस चीज में कन्वर्ट हो गया? सिस इक्विनिटेट। सिस इक्विनिटेट दोबारा वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। आंख में चूली है पानी का। इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? आइसोसेट्रिक एसिड। आइसोसेट्रिक एसिड। ये एक स्टेप है। रिएक्शन स्टेप नंबर 2। सिट्रिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसेट्रिक एसिड बाय द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ सिस इक्विनिटेट, यानी बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बनता है। अब ये आइसोसेट्रिक एसिड जो है, प्रोटॉन इससे रिलीज होगा। कौन लेगा? NAD। NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH2। प्रोडक्ट है। Now what happened? Converted to what? Oxalosuccinate. Oxalosuccinate. 6 कार्बन। कार्बन उड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ग्लूटारेट या ग्लूटेरिक एसिड। 5 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? एक कार्बन निकल गया। दिस इज रिएक्शन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। ये भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब सारे एक एक रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन है। इसे और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोएंजाइम लेगा माय डियर। प्रोटॉन रिलीज होगा। कौन लेगा? NAD कन्वर्टेड इनटू NADH2 रिड्यूस होगा। प्रोडक्ट है, एनर्जी प्रोडक्ट है और इसका नाम होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम। 4 कार्बन मॉलिक्यूल। It will convert into what? Succinic acid। Succinic acid 4 कार्बन। इस स्टेप में कोएंजाइम फिर खारिज होगा और एक GDP कन्वर्ट होगा इनटू 1 GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन GTP बराबर है ATP का। तो आप लोग देख ले, हम क्रिप्स साइकिल के प्रोडक्ट में ATP लिखते हैं, GTP नहीं लिखते, लेकिन बनेगा GTP, लेकिन GTP बराबर है ATP का। ये नीचे ये रिएक्शन स्टेप नंबर 4 है। रिएक्शन स्टेप नंबर 5 है। 5 फिर
सक्सीनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। ये रिएक्शन स्टेप नंबर 6 है। जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन निकलता है, इस प्रोटॉन को कौन लेगा? FAD, फ्लेम एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा FADH2, एनर्जी प्रोडक्ट। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्टेड टू रिएक्शन स्टेप नंबर 7, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बाय टेकिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलिक एसिड, रिएक्शन स्टेप नंबर 8। प्रोटॉन निकलेगा, कौन लेगा? NAD। क्या चीज बनेगा? NADH2। In how many reaction step the Krebs cycle is completed? One Krebs cycle completed in how many reaction step? 8 reaction step. So this is step number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8. कभी कभार ये जो स्टेप है, सपोज मैं आपको कह रहा हूं citric acid is converted into oxalosuccinate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme, isocitric acid. Isocitric acid. Question: which of the following will release carbon dioxide so converted to succinyl coenzyme? Which of the following will release carbon dioxide so converted to succinyl coenzyme? Option क्या है? Alpha ketoglutarate is the best option. Which of the following will release? Yeah, if FADH2 is produced when proton is released from succinyl coenzyme, succinic acid, malic acid वगैरह। तो किस चीज से? जब प्रोटॉन सक्सीनिक एसिड से रिलीज होगा तो तब फ्यूमेरिक एसिड, मतलब तब जो है ना आपके साथ FADH2 बनता है। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन। अब इसके प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। वैसे तो क्रेब्स साइकिल 2 मरतबा होता है, लेकिन जनरलाइज क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो फिर आप लोगों ने टोटल आंसर बताना है। मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो आप लोगों को याद है, मैं इधर लिखता हूं NADH2 इज इक्वल टू 3 + 3। क्यों मैं लिखता हूं 3 + 3 और मैं अभी लिखूंगा इज इक्वल टू 6। NADH2 3 + 3 ये है, एक NADH2 ये है, एक ये है, एक ये है। ये तो FADH2 है ना, ये 3 NADH2। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम जब ऑक्सिलरी एसिटेट के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज 1 क्रेब्स साइकिल। फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, वो दूसरा क्रेब्स साइकिल होगा। तो एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, तो दूसरे में भी 3 NADH2, तो टोटल क्या बनेंगे? 3। तो ये 3 मैं इस वजह से लिखता हूं आप लोगों के समझाने के लिए, और मैं डायरेक्ट भी 6 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 6 लिख लो फिर आप लोग कहेंगे कि सर इधर तो 3 है, ये 6 कहां से आ गया? एक एसिटाइल कोएंजाइम जब प्रोसेस होंगे इससे 3 NADH2, दूसरे से भी 3, तो टोटल कितना आएंगे? 6। समझे? ठीक है, हाँ ना? इतना छोटे बच्चे नहीं है। 1 + 1 बहुत मुश्किल मैथ्स है। 2 ATP 1 + 1 2। और ये भी याद रख ले, डायरेक्ट ATP जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है, ये डायरेक्ट ATP, इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट मीन द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज ब्रेक डाउन इन द प्रोसेस इन द रिएक्शन। दिस इज नोन एज व्हाट? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब इसके बाद मतलब अगर आप लोगों ने देख लिया कि ग्लाइकोलाइसिस में जस्ट 2 ATP आए हैं, इधर भी जस्ट 2 ATP आए हैं, बाकी तो सारे NADH2 है और FADH2 है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 है? 2। लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 है? 2। क्रेब्स साइकिल में कितने हैं? 6 और FADH2 2 है। तो ये सारे NADH2 और FADH2 मिला के ये सारे के सारे अप्रोसेस होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इससे क्या चीज प्रोड्यूस होगा? ATP। तो देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहां पे होता है? अकर इन क्रिस्टे ऑफ माइटो। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में होता है। इसमें क्या होता है? NADH2 एंड FADH2 और प्रोसेस and crystal and produce ATP, and such type of ATP production is known as what? Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. क्या कहते हैं उसको? Oxidative phosphorylation। यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें प्रोसेस ये है, माय डियर स्टूडेंट्स, जुकाम बहुत जोरों शोर से है, अपने आप का ख्याल रख ले। आजकल फिर ये
ज़ुकाम ज़्यादा हो गया है और पता नहीं कि कोरोना है कि ज़ुकाम का किस्म है, मेजॉरिटी लोगों को ये टश टुश शुरू है। तो NADH2 है, सपोज ये ब्रेक डाउन हो गया, क्या चीज़ देगा? प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ATPase के जरिए ADP के साथ फास्फेट मिल गया, क्रिस्टल में एक ATP इधर बन गया, ये कॉम्प्लेक्स 1 में बन गया। कॉम्प्लेक्स 1 में 4 कॉम्प्लेक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्रिस्टल में। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 एंटर होता है और FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 में एंटर होता है। अब ये प्रोटॉन कौन लेगा? कोएंजाइम क्यों? इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये ऑक्सीडाइज था, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रिड्यूस हो गया। अब दोबारा इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? साइटोक्रोम कौन लेगा? सवाल इधर बुक ढूंढता हूं, शायद मुझसे गलत ना हो। ये साइटोक्रोम साइटोक्रोम बी है। साइटोक्रोम बी से निकलेगा साइटोक्रोम सी है, एक ATP इधर बनेगा। साइटोक्रोम F इसमें नहीं है। साइटोक्रोम सी से निकलेगा साइटोक्रोम ए लेगा, ए से निकलेगा साइटोक्रोम A3 लेगा, और A3 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वही 2 इलेक्ट्रॉन है एनर्जाइज, तो ये 2 एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, एक तो इधर ADP प्लस P ATP बनेगा, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर से ये प्रोटॉन आएगा, रिजल्ट में क्या चीज बनेगा? H2O। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और प्रोटॉन मिल गया और वाटर बन गया। Which of the following are the electron carrier of respiratory electron transport chain? कि कौन से respiratory electron transport chain के इलेक्ट्रॉन कैरियर है? तो इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द respiratory electron transport chain इस कोएंजाइम क्यों? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, A3। कोएंजाइम क्यों? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। Which one electron carrier is common both in the respiratory electron transport chain as well as in the photosynthetic electron transport chain? Cytochrome B. Which one carrier is absent in the respiratory electron transport chain? PC and cytochrome F and PQ. लेकिन कौन से respiratory electron transport chain के carrier है? कोएंजाइम क्यों? cytochrome B, C, A and A3। ये तो एक NADH2, और जब FADH2 एंटर होता है तो FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 पे एंटर होता है इधर कोएंजाइम क्यों को, तो इस वजह से फिर उससे 2 ATP बनता है, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। लेकिन NADH2 से कितने बनते हैं? 2। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वाले में 2 ATP के बराबर है, तो उसे एक ATP इधर एक इधर। अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं कि मतलब मैं इधर लिखता हूं, ये की आप लोगों के साथ MCQs है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर मेंशन करता हूं आप लोगों को, माय डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि ये मैं वैसे की लिख रहा हूं लेकिन ये सारे की MCQs है। फ्रॉम 1 ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट ले लें। NADH2 of glycolysis dash ATP produced in ETC। ETC से तो लगा एक्सेट्रा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। खाली जगह में क्या चीज लगा दो? 2। एक NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? 2। क्यों? एक NADH2 में कितने ATP के बराबर एनर्जी है? 3। तो 3 क्यों नहीं देता? ये साइटोप्लाज्म में है बेचारे। जब ये साइटोप्लाज्म से एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन NADH2 के लिए इम्परमिएबल है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हर एक NADH2 दाखिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH2 जब दाखिल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दाखिल होता है। तो जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दाखिल होगा तो हर एक NADH2 से एक ATP का बराबर एनर्जी अंदर दाखिल होने में खर्च होगा। तो फिर एक NADH2 से कितने ATP प्रोड्यूस होंगे? 2। 2 से कितने प्रोड्यूस होंगे? 4। ये राइट क्वेश्चन नहीं है? फ्रॉम 1 NADH2 of glycolysis, from 1 NADH2 of glycolysis dash ATP are produced in electron transport chain। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा 2। 3 न लिख ले। From 1 NADH2 of Lancreation dash ATP produced in ETC
इसमें 3 लिखूंगा। क्यों 3? इस वजह से कि लिंक रिएक्शन तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इससे तो कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होता। डायरेक्ट और डायरेक्ट द लिंक रिएक्शन द यू एनर्जी टू एटीपी प्रोड्यूस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। सो एटीपी द यू एनर्जी टू अप लिंक रिएक्शन ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोड्यूस कीगी। हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन एनर्जी टू ऑफ लिंक रिएक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? 3 from one NADH2 of K cycle, Krebs cycle, dash ATP produced in electron transport chain. डैश में क्या लगा रहे? 3। अब अगर मैं लिख लूं आप लोगों को डॉक्टर हजरात फ्रॉम 1 ओ माय डियर डॉक्टर फ्रॉम 1 FADH2 डॉक्टर नहीं हमारा कंप्यूटर आएंगे फ्रॉम 1 FADH2 ऑफ Krebs cycle डैश ATP प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2, क्योंकि FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 पे एंटर होता है। ये चारों एमसीक्यूज नहीं है, सेम इस तरह डायरेक्ट एमसीक्यूज। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। टोटल NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के टोटल NADH2 कितने हैं? 2। पहले स्टेटमेंट को देख ले, पहले एमसीक्यूज को। फ्रॉम 1 NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितने एटीपी प्रोड्यूस? 2। तो 2 से कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 ATP। 4 ATP यानी एक NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 से कितने प्रोड्यूस होंगे? 4। टोटल NADH2 ऑफ लिंकेज रिएक्शन कितने हैं? 2। और एक से कितने प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम 1 NADH2 ऑफ लिंकेज रिएक्शन डैश ATP 3 ATP प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 2 से कितने प्रोड्यूस होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 ATP। फिर मैं लिखता हूं टोटल NADH2 ऑफ Krebs साइकिल। मैंने कैलकुलेट किए थे, Krebs साइकिल 2 मरतबा होते हैं, एक मरतबा 3 NADH2, दूसरे मरतबा 3, तो टोटल 6। टोटल 6 आते हैं। ऊपर देख ले, छत की तरफ ना देख लो, व्हाइट बोर्ड की तरफ देख ले। फ्रॉम 1 NADH2 ऑफ Krebs साइकिल, फ्रॉम 1 NADH2 1 से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 3। तो 6 से कितने प्रोड्यूस होंगे? 18 ATP। लास्ट वन जो है टोटल FADH2 ऑफ K साइकिल Krebs साइकिल कितने हैं? Krebs साइकिल कितने मरतबा है? 2 मरतबा। एक FADH2 एक साइकिल में, दूसरा दूसरे साइकिल में, तो 2 प्रोड्यूस हो गए मल्टीप्लाइड बाय 3। कितने एटीपी लिखो? 6। नहीं मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं है, 1 से 2 एटीपी। की को देख ले, फ्रॉम 1 FADH2 ऑफ Krebs साइकिल डैश ATP प्रोड्यूस, तो डैश का आंसर क्या है? 2। जब 1 से 2 प्रोड्यूस होते हैं तो 2 से कितने? 4। अब इसको प्लस कर ले, 18 प्लस 2 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 4 32। अब अगर आप लोगों को एक तो ये कि ये चारों के चारों ये की में जो लिखा है, ये 4 स्टेटमेंट 4 एमसीक्यूज है, और ये कैलकुलेशन जो है ये अलग है। चार ये कैलकुलेशन मैंने 4 स्टेप लिखे हैं। देखें, एक ग्लाइकोलाइसिस के लिए, एक लिंक, एक Krebs साइकिल, एक मतलब हर एक अपने NADH2। टोटल NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP? 4। टोटल NADH2 ऑफ लिंक रिएक्शन प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP? 6। टोटल NADH2 ऑफ Krebs साइकिल प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP? 18। टोटल FADH2 ऑफ Krebs साइकिल प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP? 4। फिर अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा, द ATP प्रोडक्शन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is also known as oxidative phosphorylation. Why it is known as oxidative phosphorylation? Because electron transport chain is a oxidation reduction process. Which one process? Oxidation reduction process. तो इसी वजह से जो ATP प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, this is also known as oxidative phosphorylation. How many ATP are produced in the oxidative phosphorylation? How many ATP are produced in the oxidative phosphorylation? अगर ऑप्शन में है 30, 32, 36, what will be the best option? The right option will be 32. Is it clear? अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ATP, डायरेक्ट ATP of
ग्लाइकोलाइसिस कितने हैं? कितने हैं बताएं? 2। आप लोग कहें ना कि सर हम बहुत दूर है इस वजह से नहीं बता सकते। खैर अपने साथ कहें ना कि हाँ यस सर हम हाजिर हैं। डायरेक्ट एटीपी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितने हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है? 2 है ना। और मैं कहता हूं डायरेक्ट एटीपी जो बने थे, डायरेक्ट एटीपी ऑफ क्रेब्स साइकिल वो कितने थे? 2। तो माय डियर स्टूडेंट 2 2 2 6 और 3 कितने एटीपी टोटल हो गए? 36 साबित हो गया कि नहीं? अब एक और चीज याद रख ले। अब अगर आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि सर ठीक है हाँ 2 किस्म के एमसीक्यूज याद रख ले। मैं अगर आप लोगों के एमसीक्यूज दे दूं, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन? द यो ग्लूकोज मॉलिक्यूल द ब्रेकडाउन अब सुम्र एटीपी प्रोड्यूस कीगी। यदि सही ऑप्शन सही 36 36 एटीपी। लेकिन स्टेटमेंट मैंने क्या आप लोगों को दिया? हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज। अगर स्टेटमेंट में आपको ये दे दो द नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर भी उसका ऑप्शन क्या है? 36। हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज? द नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इन बोथ केस द आंसर विल बी 36। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया द ग्रॉस एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसका आंसर क्या है? 36 38 40। वो 40 है। इस वजह से 36 यूनिट आ गए हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट एटीपी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितने लिए? 2। अगर हम नेट ले ले, हम चारों के चारों ले ले, तो फिर इधर ये क्या आएंगे? 38 आएंगे ना। और अगर हम NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से 2 की बजाय 3 एटीपी प्रोड्यूस करें तो ये 6 आएंगे। तो टोटल फिर हमारे साथ इधर कितना आता है? ग्रॉस एटीपी 40। जैसा आप लोग क्वेश्चन सीख ले। क्वेश्चन अभी आप लोगों के ये टाइम नहीं है वो, क्योंकि आप लोग अभी टेंशन में है। जस्ट बेस्ट ऑप्शन सीख ले। अगर क्वेश्चन आ गया हाउ सॉरी द ग्रॉस एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज ब्रेकडाउन 40, द नेट एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल या द टोटल एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों का आंसर है 36। लेकिन अगर ग्रास दिया तो ग्रास का आंसर क्या है? 40। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? इसके साथ ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सारा कैलकुलेशन आप लोग जहन में पुट अप कर ले। हाँ एक और चीज याद रखें, 2 बेस्ट एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत कॉमन। एक पायरोइक एसिड से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 15। क्यों? जब एक पायरोइक एसिड एंटर होता है लिंक रिएक्शन में, एक NADH2 उधर लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, वो अपने साथ रख ले। फिर वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम। एक एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्ट है 3 NADH2, एक FADH2, एक ATP। तो NADH2 3 क्रेब्स साइकिल के हो गए, एक वो एक लिंक रिएक्शन के हो गए। 4 NADH2 हो गए, एक NADH2 से 3 ATP, तो 3 4 12, हाँ 12 हो गए ना। और FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होता है, तो 13 14 हो गए, और एक डायरेक्ट ATP, तो 15 हो गए ना। तो वन पायरोइक एसिड ब्रेकडाउन प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP? 15। लेकिन अगर मैं कहूं ये लिंक रिएक्शन को बाईपास कर लो और मैं कहूं फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस? 12। क्यों? एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में प्रोसेस होता है, एक एसिटाइल 3 ATP देता है, एक 3 NADH2 देते हैं, एक FADH2 और एक ATP। तो 3 NADH2 से कितने ATP बनेंगे? 9। एक FADH2 से 2 ATP, तो 10 नहीं 11, और एक डायरेक्ट ATP, तो 12 हो गए ना। जस्ट आप लोग ये सीख ले, फ्रॉम वन पायरोइक एसिड ब्रेक डाउन डैश ATP प्रोड्यूस 15, फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस? 12। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।